यह कहानी केवल एक घर की नहीं बल्कि उस रहस्य की है जो शादी के पवित्र बंधन के पीछे छुपकर खड़ा था। यह कहानी है रागिनी की, जिसने फेरे तो लिए लेकिन सुहाग रात की सेज पर बैठने से पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए। शहर के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने रायजादा मैंसन में जश्न का माहौल था। फूलों की महक और शहनाइयों की गूंज के बीच रागिनी ने कदम रखा। लाल जोड़े में लिपटी, भारी गहनों से लदी रागिनी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक नई दुल्हन की होती है। वहाँ एक गहरा, शांत और डरावना ठहराव था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, उसकी सास सुमित्रा देवी ने आरती का थाल सजाया। सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, विजय की मुस्कान थी। स्वागत है बहू, इस घर की किस्मत आज से तुम्हारे हाथ में है, सुमित्रा देवी ने भारी आवाज में कहा। रागिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान उसके होठों तक ही सीमित थी। उसने सुमित्रा देवी के कान के पास झुककर धीरे से कहा, माँ जी, आपने गलत कहा। मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, पत्नी बनकर नहीं। इस घर की दहलीज पार करते ही रागिनी मर चुकी है। अब सिर्फ आपकी आज्ञाकारी बहू जिंदा है। सुमित्रा के हाथ से आरती का थाल छूटते छूटते बचा। रागिनी के पति आर्यन, जो पास ही खड़ा था, उसने यह नहीं सुना। उसने बस अपनी खूबसूरत पत्नी को देखा और गर्व से भर गया। उसे क्या पता था कि जिस कमरे में सुहाग रात का इंतजार कर रहा है, वहाँ खुशियाँ नहीं, एक ऐसा सच खड़ा है जो उसकी रूह कंपा देगा। रात के 2 बज रहे थे। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था। आर्यन ने जैसे ही मृणाली का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मृणाली झटके से पीछे हट गई। रागिनी, क्या हुआ? आर्यन ने हैरानी से पूछा। रागिनी अपनी भारी ज्वेलरी उतारकर टेबल पर रखी और आर्यन की आंखों में आंखें डालकर बोला, आर्यन, हम इस शादी के बंधन में बंध चुके हैं, समाज की नज़रों में, लेकिन इस कमरे की दीवारों के भीतर मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं इस घर की जिम्मेदारी निभाऊंगी, तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी, घर संभालूंगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बनूंगी। आर्यन सन्न रह गया। ये क्या बकवास है? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? रागिनी ठहाका मारकर हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और नफरत का मिश्रण था। प्यार नहीं आर्यन, प्यार कमजोर लोग करते हैं। मैं यहाँ प्रतिशोध करने आई हूँ। तुम्हें याद है ना वो रात 5 साल पहले, जब तुमने और तुम्हारी माँ ने एक गरीब लड़की के करियर को सिर्फ इसलिए तबाह कर दिया था क्योंकि उसने तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचाई थी। आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे कुछ धुंधली यादें आने लगी। वो लड़की मेरी बहन थी आर्यन, उसने आत्महत्या कर ली थी और आज मैं उसी घर में आदर्श बहू बनकर आई हूँ। जिसे तुमने बर्बाद किया था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि छोड़ने से दर्द कम होता है। मैं यहीं रहकर इस घर की सबसे प्रिय बहू बनकर तुम दोनों को तिल तिल तड़पाऊंगी। अगले दिन से मृणाली का एक नया रूप सामने आया। वो सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर की सफाई करती, सुमित्रा देवी के पैर दबाती और ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाती कि घर के सारे लोग तारीफ करते नहीं थकते। सुमित्रा देवी को लगा कि शायद पहले दिन रागिनी ने जो कहा था वो महज एक डरावना सपना था, लेकिन सस्पेंस तब गहराया जब घर में अजीब घटनाएं होने लगी। सुमित्रा देवी की तिजोरी से गहने गायब होने लगे, लेकिन वो गहने पुलिस को नहीं मिले, बल्कि सुमित्रा के ही बिस्तर के नीचे से निकले। ऐसा लगने लगा जैसे सुमित्रा की याददाश्त जा रही है। आर्यन ऑफिस जाता तो उसे महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी कार के ब्रेक अचानक फेल हो जाते, लेकिन वो बाल बाल बच जाता। हर बार जब वो डर कर घर आता, रागिनी उसकी सेवा में खड़ी होती।
क्या हुआ आर्यन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए, रागिनी उसके माथे पर पट्टी रखती हुई कहती और उसकी आंखों में वो शिकारी वाली चमक होती। रायजादा मैंसन के पुराने हिस्से में एक बंद कमरा था जिसे तहखाना कहा जाता था। सुमित्रा देवी ने सख्त हिदायत दी थी, कोई वहां नहीं जाएगा। एक रात आर्यन ने देखा कि रागिनी हाथ में मोमबत्ती लिए उसी तहखाने की ओर जा रही है। आर्यन ने छुपकर उसका पीछा किया। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे कमरे में सुमित्रा देवी और आर्यन की तस्वीरों पर लाल क्रॉस बना हुआ था। बीच में एक बड़ी तस्वीर रागिनी की बहन की थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहाँ एक और शख्स मौजूद था। इंस्पेक्टर विजय, काम हो रहा है रागिनी? विजय ने पूछा। हाँ, रागिनी ने ठंडे स्वर में कहा। सुमित्रा की दवाइयाँ बदल दी गई है, उसे अब मति भ्रम होने लगे हैं। वो खुद को ही अपराधी मानने लगी है और आर्यन, उसे तो अपनी परछाई से भी डर लगने लगा है। आर्यन समझ गया कि यह कोई बदला नहीं बल्कि एक सोची समझी कानूनी और मानसिक साजिश है। रागिनी अकेली नहीं थी, उसके साथ कानून का एक हाथ में मिला हुआ था। रागिनी ने एक बड़ा फंक्शन आयोजित किया। शहर के तमाम रईस और मीडिया वाले मौजूद थे। रागिनी ने स्टेज पर जाकर सुमित्रा देवी की बहुत तारीफ की। मेरी सासू माँ ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। आज मैं उनके सम्मान में एक पुराना वीडियो दिखाना चाहती हूँ, रागिनी ने कहा। प्रोजेक्टर पर वीडियो शुरू हुआ, लेकिन वो रागिनी की शादी का वीडियो नहीं था। वो सुमित्रा देवी के कबूलनामे का वीडियो था जो उन्होंने मति भ्रम की हालत में रागिनी के सामने किया था। उसमें वो बता रही थी कैसे उन्होंने और आर्यन ने सबूत मिटाए थे और एक मासूम लड़की को जान देने पर मजबूर किया था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी चिल्लाने लगी, ये झूठ है, ये लड़की चुड़ैल है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस अंदर दाखिल हुई। आर्यन और सुमित्रा को हथकड़ियाँ पहनाई गई। घर खाली हो चुका था। आर्यन जेल जा चुका था। रागिनी उसी आलीशान घर की बालकनी में खड़ी थी। उसने अपना सिंदूर पोंछ दिया और मंगलसूत्र उतारकर फेंक दिया। उसने फ़ोन उठाया और अपनी बहन की फ़ोटो को देखते हुए कहा, दीदी, मैंने कहा था ना, मैं उनकी पत्नी बनकर उन्हें सुख नहीं दूंगी, बल्कि उनकी बहू बनकर उनके साम्राज्य को भीतर से ढहा दूंगी। आज ये मेरा घर है और उनकी इज्जत मिट्टी में। रागिनी ने घर को ताला लगाया और चाबी नाली में फेंक दी। वो रायजादा खानदान की बहू बनकर आई थी, लेकिन जाते जाते वो उनकी काल साबित हुई। सस्पेंस खत्म हो चुका था, लेकिन रायजादा मैंसन की दीवारों में आज भी वो खौफनाक हंसी गूंजती है। लोग कहते हैं कि कभी कभी बदला लेने के लिए आपको मारना नहीं पड़ता, बस एक ऐसा किरदार निभाना पड़ता है जो सामने वाले की रूह को मार दे।